हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट का पार्ट। उसके बाद ऑडिटर्स की लायबिलिटीज़ आएगी। फिर इसके बाद वाउचिंग का कुछ पार्ट कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनल ऑडिट। देखिए, इंटरनल ऑडिट क्यों करवाई जाती है? क्योंकि जब मैनेजमेंट को लगता है कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हो चुकी है, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ या बिजनेस की प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो की जा रही है, तो जो हो चुकी है उसके बाद वो उसको रिव्यू करवाता है, एक तरीके से चेक कराता है कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, कोई इनएफिशिएंसी का पार्ट तो नहीं है, स्टाफ एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं किया गया है। तो जनरली जो भी कंट्रोल उसने मेंटेन किया उसको वो चेक कर रहा है। तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल ऑडिट भी आता है और इंटरनल चेक भी आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि आप जनरली क्या करते हो, कंपनी का ही कोई स्टाफ अपॉइंट कर लेते हो या बाहर का कोई पर्सन अपॉइंट कर लेते हो। जरूरी नहीं कि वो सीए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हो, या ऐसा क्वालिफाइड पर्सन आप अपॉइंट करते हो जिसमें कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है, जो आराम से इनएफिशिएंसी को देख सके, फ्रॉड एरर को पता कर सके। ठीक है, क्योंकि आप अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करना चाहते हो, यही तो है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ हो चुकी है, अकाउंटिंग फाइनेंसिंग की एक्टिविटी हो चुकी है, उसको रिव्यू कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसमें कोई भी फ्रॉड एरर या इरेगुलरिटी को पता कर रहा है। जबकि जो इंटरनल चेक होता है उसमें क्या होता है, स्टाफ की ड्यूटीज़ इस तरीके से बांटी गई होती है कि अगर एक वर्कर जो भी काम परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरा वर्कर जिसके पास वो काम जा रहा है बाद में, वो अपने आप ऑटोमेटिकली या इंडिपेंडेंटली चेक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्कर ने कुछ काम किया तो दूसरे वर्कर ने अपने आप कोई भी गलती होगी वो पता कर ली, यानी ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली वो चेक होता जा रहा है। जनरली वो इंटरनल चेक होता है। जबकि इंटरनल ऑडिट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर का कोई पर्सन या स्टाफ को इंटरनल ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट करना पड़ेगा। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इंटरनल चेक में काम चलता जा रहा है और अपने आप ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली चेक होता जा रहा है। जबकि इंटरनल ऑडिट जो होगा उसमें क्या होगा, कोई वर्क हो चुका है, मतलब कोई बिजनेस का ऑपरेशन हो चुका है, अकाउंटिंग का प्रोसेस हो चुका है मान लो, उसके बाद जनरली क्या हो रही है, ऑडिट हो रही है। उसके बाद देख रहे हैं कि कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया। जबकि इंटरनल चेक में साथ साथ चलता जा रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैंने इंटरनल चेक का एग्जांपल ले लिया। वैसे मैंने ना पहले वीडियोस में आपको कैशियर का एग्जांपल बताया था कि कैशियर क्या करता है, जैसे रिसिप्ट आती है, यानी सॉरी कैश आता है तो रिसिप्ट देता है। तो आपको पता है कि वो इसकी एक एक्टिविटी हो गई। फिर आपको पता है कि उसके बाद रिकॉर्डिंग की एक्टिविटी और कोई कर रहा है, पोस्टिंग की एक्टिविटी और कोई कर रहा है। तो जो बीच में गलतियां हैं वो ऑटोमेटिकली चेक होती जा रही है। तो यहाँ पे एक परचेज के ऑर्डर से रिलेटेड पार्ट है, वो देख लेते हैं। देखिए, अब आप कुछ भी सोच लीजिए, जैसे सोच लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है जो कि क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। अब आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल खरीदता है वो किसको देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन याद रखना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे पहले किसके पास जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी मेटल की रिक्वायरमेंट है, वो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हमें ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। तब जाके स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली स्टोर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो एक रिक्वेशन स्लिप होती है जिसमें क्या जो भी उसको डिटेल चाहिए, कहने का मतलब जो भी क्वांटिटी चाहिए, कितना स्टॉक चाहिए, किस टाइम पीरियड पे चाहिए, जनरली वो एक तरीके से स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमें मटेरियल चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट के पास अगर मटेरियल नहीं है तो वो क्या करेगा, बाहर से ऑर्डर करेगा। तो वो ऑर्डर करने के लिए क्या करेगा, बहुत सारे सप्लायर देखेगा, तो वो इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा, इंक्वायरी। उसमें से उनको जो भी लोवेस्ट टेंडर वैल्यू वाला सप्लायर मिल जाएगा और क्वालिटी वाइज अच्छा सप्लायर मिल जाएगा, तो उनसे क्या करेंगे, वो गुड्स खरीद लेंगे। तो क्या करेंगे, परचेज का ऑर्डर करेंगे, उसके बाद पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से पार्ट है। तो आपने बोला कि सर गलतियाँ कहाँ पता चली, तो देखिए ऐसे पता चल जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज़ नीड ऑफ गुड्स, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट शुड फिल ए रिक्वेशन स्लिप डेली साइंड एंड देन शुड सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट ने अलग अलग सप्लायर से इंक्वायरी की और उसके हिसाब से क्या कर दिया, टेंडर इनवाइट किया। जो भी लोएस्ट टेंडर मिला उसके हिसाब से उसने गुड्स का ऑर्डर कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ऑर्डर जैसे ही प्लेस किया तो वो कहाँ पे इसने रिकॉर्ड किया, परचेज ऑर्डर बुक में। इसके अलावा उसने 4 कॉपी प्रिपेयर की। अब यहाँ पे गलतियाँ पता चल जाएगी। एक कॉपी तो उसने किसको दे दी, वेंडर को, जिससे उसने माल खरीदा, जिस सप्लायर से उसने माल खरीदा। सेकंड कहाँ दे दी, देखिए स्टोर डिपार्टमेंट जिसने रिक्वेस्ट की है कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल देना है, रॉ मटेरियल देना है, तो आप हमें क्या करो, गुड्स दे दो। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट को ये कॉपी सेंड कर देगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो देखिए अपने आप पता चल रहा है कि अगर कोई गलती करी है या तो परचेज डिपार्टमेंट ने या स्टोर ने या अकाउंटिंग ने, तो वो पता चल जाएगी।
फिर बोल रहा है फोर्थ विल बी रिटेन्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट इटसेल्फ, उसके पास खुद के पास है। तो अपने आप जो भी गलती है कि यार किसी ने क्या कर लिया, कोई मटेरियल को कम रिकॉर्ड कर दिया या ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, वो अपने आप गलती पता चल जाएगी। अमाउंट में एरर कर दिया, वो पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे ही आपके पास गुड्स रिसिप्ट हो जाएगा तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, रिसिप्ट बुक में रिकॉर्ड कर दोगे, ये बोल रहा है। फिर जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट ने इसको रिसिप्ट बुक में रिकॉर्ड किया, उसको कहाँ सेंड कर दिया, स्टोर डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया। स्टोर डिपार्टमेंट किसको दे देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। फिर उसके बाद पता है कि परचेज डिपार्टमेंट ने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा उसका वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। जैसे ही पेमेंट करेगा उसका रिकॉर्ड भी किसके पास जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज ऑर्डर से उसको मैच करेगा। तो देखिए अपने आप एक्टिविटीज़ होती जा रही है और इंटरनल चेक होता जा रहा है, गलतियाँ कुछ भी पता चलती जा रही है। लेकिन अगर स्टाफ में ही गड़बड़ है, वही फ्रॉड या एरर कर रहा है, तो उस केस में बाद में क्या आएगा, एक इंटरनल ऑडिट का पार्ट आएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक और आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, हमें कोई स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को नीड है तो स्टाफ अपॉइंट करेंगे या बाहर का कोई पर्सन अपॉइंट करेंगे, जो कि क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगा कि किसी बिजनेस एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं की गई। तो इसका मतलब इंटरनल चेक साथ साथ चलता जा रहा है। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या हो गया, जो भी एक्टिविटीज़ हो चुकी है, यानी वो हो चुका है ट्रांजेक्शन, उसके बाद रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू मतलब क्या होता है, उसको वापस से चेक किया जा रहा है एक तरीके से। तो ये बोल रहा है, इट इज़ द इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर बिजनेस प्रैक्टिसेज एज प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव आर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट की एक यूज़फुल, इसको बोलते हैं हेल्पफुल या यूज़फुल बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव को। प्रोडक्टिव मतलब क्या कर रही है, सेव कर रही है, किसके थ्रू, क्योंकि अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गई, या बिजनेस की जो भी प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है, उसमें जो भी फ्रॉड एरर पता करना है, जो भी इरेगुलरिटी पता करनी है, वो किसके थ्रू होगी, इंटरनल ऑडिट के थ्रू होगी, जो कि एक इंडिपेंडेंट अप्रेसल एक्टिविटी है। अप्रेसल मतलब क्या हुआ, एक चेक करने की एक्टिविटी है इंटरनल कंट्रोल को। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल विच फंक्शन बाय मेजरिंग एंड इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देखिए इसका मतलब जनरली क्या हुआ कि मान के चलिए टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई तो उसने कुछ ना कुछ कंट्रोल के प्रोसीजर तो अपनाए होंगे। तो वो देखना है कि जो भी अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल है वो ढंग से कंट्रोल हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो वो किसके थ्रू पता चल जाएगा, इंटरनल ऑडिट के थ्रू, कि क्या पता जो भी पॉलिसीज़ बनाई है वो ढंग से अप्लाई हो रही नहीं हो रही, या स्टाफ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो पता चल जाएगा। अब देखिए मैंने ये बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिट एक तरीके से आपको करनी है, वो तो एक तरीके से ऑप्शनल है, आप बोल सकते हो। लेकिन जब सेक्शन आ गया तो इस हिसाब से क्या हो गया, कुछ सर्टेन क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एज पर रूल 13 ऑफ कंपनीज रूल 2014 फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 138 बोल दिया। तो अब इसमें सबसे पहले क्या क्या, लिस्टेड कंपनी, तो इसका मतलब क्या है, उन्हें इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और याद रखना जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ऐसा प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी हो, जो कि ऑडिट कर सकते हो आराम से, तो उसको आप अपॉइंट कर सकते हो। आप कंपनी का कोई स्टाफ या एम्प्लॉय भी अपॉइंट कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसका मतलब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट भी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वो प्रैक्टिस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन स्टेचुटरी ऑडिट में मैंने आपको बताया था, यानी जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, उसमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, एक सीए जो प्रैक्टिस में है, ठीक है, सीए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, उसको अपॉइंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोल दिया कि हर लिस्टेड कंपनीज को एक तरीके से इंटरनल ऑडिट करवानी है। हर अनलिस्टेड कंपनी को जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा बोल दिया टर्नओवर 200 करोड़ रुपए, ठीक है, 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है। फिर बोल दिया आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग ₹100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, किसी भी, यानी पिछले साल में किसी भी पॉइंट पे। ये नहीं कि आप क्लोजिंग का पार्ट देख रहे हो और क्लोजिंग में बोल रहे हो कि यार 90 करोड़ है तो उस केस में इंटरनल ऑडिट नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर उसने उस वक्त 110 करोड़ का लोन ले लिया, 120 का, और उसमें से क्या है 30 करोड़ पे कर दिए, तब भी इंटरनल ऑडिट अप्लाई होगी, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 110 करोड़ का या 120 करोड़ का लोन लिया गया है जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल दिया। अब आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स इसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में बोरोइंग है एक तरीके से, तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, वही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए वैसे अगर आपको देखना है तो ऐसे देख सकते हो, 25 का डबल क्या हो गया 50, तो पेड अप कैपिटल, 50 का डबल क्या हो गया 100 आउटस्टैंडिंग लोन, और 100 का डबल क्या हो गया 200 टर्नओवर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200।
फिर इसी तरीके से देखिए, वो तो था, आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड होती है। तो आपका यहाँ पे देखिए लिस्टेड के लिए तो सारी जगह जितने भी आपने पहले देखे थे, ऑडिट कमेटी देखी या और भी कोई पार्ट देखा, उसमें सारा क्या होता है, लिस्टेड कंपनी का पार्ट तो आता ही आता है। अनलिस्टेड में कुछ ना कुछ आ जाता है। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी में क्या दे दिया, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। उसी तरीके से जो आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग जो कि आपने बैंक से ले रखे हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखे हैं, वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होने चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तब जाके आपको इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। तो आप देख सकते हैं 100 का डबल 200, इस तरीके से प्राइवेट कंपनी के लिए। अब लीगल रिक्वायरमेंट में क्या बोल रखा है, जो मैंने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड, तो या कॉस्ट अकाउंटेंट जनरल ये बोला था। एवरी कंपनी टू विच सेक्शन 138 इज एप्लीकेबल शैल अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। तो आपको पता है जिसको ये ऊपर सेक्शन लग रहा है तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। द इंटरनल ऑडिटर शैल कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। तो सीधी सी बात है, कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है, आपको बताया मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, अकाउंटिंग की जो भी एक्टिविटीज़ है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही नहीं की जा रही, लाइबिलिटीज़ को आपको चेक करवाना है कि लाइबिलिटीज़ ओरिजिनल है, लेजिटिमेट है या नहीं है, एसेट्स जो भी है उसको सेफ गार्ड रखना है कि बिजनेस के एसेट्स को कोई इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहा कोई स्टाफ एक तरीके से, तो उसको प्रॉपरली सेफ गार्ड करना है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो। इंटरनल ऑडिटर शैल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, स्टाफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या बाहर का पर्सन भी हो सकता है। तभी क्या बोल दिया, द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मे बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर वेदर और नॉट ही इज़ एंगेज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकता है चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे नहीं हो, जबकि स्टेचुटरी ऑडिट में क्या है, वो प्रैक्टिस में होना चाहिए, और इंटरनल में चाहे हो चाहे नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैनर एंड इंटरनल इंटरवल ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि किस किस मैनर में होगी, 2 महीने में, 3 महीने में, कैसा पर्टिकुलर होगा, तो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लेके आ जाएगा। तो आपको पता है कि कंपनी रूल्स होते हैं, तो उसमें जनरली अगर बता दिया गया है तो उसके हिसाब से बोल रहा है, प्रिस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल इन विच द इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड, और वो बोर्ड को बता दिया जाएगा। ऑडिट कमिटी ऑफ कंपनी और द बोर्ड शैल इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट द स्कोप, फंक्शनिंग, प्रूडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। अब देखिए जो स्कोप है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है, मतलब बोर्ड या ऑडिट कमेटी ऑडिटर के साथ मिलकर डिसाइड कर रही है। जबकि आप स्टेचुटरी ऑडिट में देखते हो तो उसको एक लीगल स्कोप मिला हुआ होता है कि उसको कैसे ऑडिट करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा पर्टिकुलर स्कोप को, ठीक, कि क्या फंक्शन है, कैसे करना है। तो मैंने कुछ सिंपल बात बताया। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो वही है, जैसे मैंने बताया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना कि सही है नहीं है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्रूव होगा या नहीं होगा वो चेक करना। इसी तरीके चेक करना जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज प्रोसीजर है वो टॉप मैनेजमेंट ने फॉलो की नहीं है, की है या नहीं की, असेट्स का सेफ गार्ड किया गया है नहीं किया गया, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया नहीं किया गया। ये इंश्योर करना है कि जो भी फ्रॉड या एरर है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे क्या बोलते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए, जनरली ये पार्ट आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी फॉलो की गई है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है, इस तरीके से बहुत सारा पार्ट आ गया। कुछ इन्वेस्टिगेट करना कि ढंग से काम हुआ है नहीं हुआ, वो सारा पार्ट देखना, स्टाफ की एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी को पता करना, वो सारा इंटरनल ऑडिट का पार्ट आ जाता है। अब दे रखा है लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, तो इसमें देखिए सिविल और क्रिमिनल दे रखी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ लाइबिलिटी बताई थी तो वो भी इसमें कवर हो रखी है, तो आप 2 बार रीड कर लोगे, पिछली बार भी देख लिया और इस बार। अब देखिए सबसे पहले आपका सिविल लाइबिलिटीज़ का पार्ट देखिए। अब इसमें सबसे पहले दे रखा है सिविल लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही के लिए एक तरीके से बोल दिया। तो ऑडिटर की लाइबिलिटी कब आती है, वेयर इट इज़ प्रूव्ड दैट हिज क्लाइंट हैज़ सफर्ड ए लॉस ड्यू टू हिज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्लाइंट को लॉस नहीं होता प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्लाइंट को लॉस हुआ है तब जाके एक तरीके से प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का ये पार्ट बन रहा है, तो उसको एक रीजनेबल केयर रखनी चाहिए, रीजनेबल उसके पास स्किल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर उसके पास तो हाईएस्ट स्किल भी हो सकती है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं बोलेगा, प्रॉमिस करेगा कि मैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल यूज़ करूँगा, मैं एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज अपनी दिखाऊंगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा जब भी अपनी रिपोर्ट में कि मैंने रीजनेबल केयर और स्किल के साथ काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला द ऑडिटर में बी हेल्ड पर्सनली लाइबल इफ़ इट इज़ प्रूव दैट हैड ही एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल ही मस्ट हैव डिस्कवर्ड द डिस्क्रिपेंसी। इसका मतलब उसने अगर नॉर्मल केयर और स्किल भी यूज़ की होती तो उसको डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई भी अकाउंटिंग में गड़बड़ पता चल जाती, लेकिन आपने वो ढंग से स्किल को फॉलो नहीं करा जिससे लापरवाही हो गई और क्लाइंट को लॉस हो गया। इस केस में आप लाइबल हो और जो भी डैमेज है वो आपको देना पड़ेगा।
In a case, it was held that if an auditor fails to show as much skill and diligence as is expected of a man of ordinary prudence, he must suffer the consequences. देखिए इसमें यही बोल रहा है कि जो सामान्य सोच वाला या सामान्य जो पर्सन एक तरीके से कॉशियस रहता है और हर चीज़ को सोच समझ के कर रहा है, अपनी स्किल और डिलीजेंस को, कहने का मतलब जो भी उसके पास स्किल थी, एलिजिबिलिटी थी, उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो उस केस में उसको कंसिक्वेंसेस तो सफ़र करने पड़ेंगे। मतलब जो भी डैमेजेस है, जिस भी क्लाइंट को नुकसान पहुँचा है, जिस भी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुँचा है, उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे आप फ्रॉड बोलते हैं तो फ्रॉड में तो क्या होता है, वो सारे पर्सन के लिए लायबल रहता है, तो उसमें आपकी क्या होती है, अलग लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली नेग्लिजेंस का पार्ट है। अब इसी तरीके से मिसफिजेंस का पार्ट बोल रहा है। देखिए आप कोई भी काम करते हो लीगल ढंग से, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसमें क्या है, कुछ इलीगल पार्ट हो जाता है। कहने का मतलब जनरली मिसफिजेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि आप अपनी ड्यूटीज़ को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो एक तरीके से। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सामने वाला जो आपसे ट्रस्ट करके क्या कर रहा है, ऑडिट करवा रहा है, तो आप उन पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो और सामने वाले को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 द कोर्ट में असेस डैमेजेस अगेंस्ट डेलिक्वेंट डायरेक्टर। डेलिंक्वेंट मतलब होता है बैड बिहेवियर वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसने क्या करा है, लॉ को फॉलो नहीं करा, या इसी तरीके से जो भी अदर ऑफिसर है कंपनी के, उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं करा। कह रहा है कोर्ट में असेस डैमेजेस अगेंस्ट डेलिंक्वेंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग एन ऑडिटर फॉर मिसफिजेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो मिसफिजेंस का मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ एन ऑडिटर हु ऑल्सो कम्स विद द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन, इफ ही इज गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और मिसफिजेंस so as to cause loss of company in any way, proceedings may be taken under this section against him either independently or other officer or jointly with them। तो नॉर्मली बोल रहा है कि प्रोसीडिंग्स एक तरीके से ली जा सकती है उसके अगेंस्ट। कहने का मतलब जो भी एक्शंस करना है वो एक्शन लिया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, या सारे ऑफिसर के साथ मिलके उसको सजा दी जा सकती है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स ए सिंपल वे टू कंपनी टू रिकवर डैमेजेस वेयर एन ऑडिटर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज गिल्टी ऑफ मिसफिजेंस। द टाइम लिमिट फॉर ब्रिंगिंग एन एक्शन इज 5 ईयर। अब देखिए जो टाइम लिमिट दे रखा है जनरली वो क्या बोल सकते हैं कि कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ उसके 5 साल के अंदर, जनरली ऐसे बोल रहा है। यानी इनको जो डैमेज पे करने के लिए बोला जाएगा, जनरली जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आया उसके 5 साल के अंदर एक तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा हो गया। या जब लिक्विडेटर अपॉइंट किया उसके 5 साल के अंदर हो सकता है। या जो भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ जो हमें बताया जा रहा है कि एक तरीके से जिसके थ्रू नुकसान हो गया, तो वो नुकसान हुआ उसके 5 साल के अंदर एक तरीके से एक्शन लिया जा सकता है और उनसे डैमेजेस पे करने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि ये सिविल लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए कोई जेल वेल का पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है तो उसमें क्या आता है, जेल का यानी इम्प्रिसनमेंट का कंसिक्वेंस भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार एग्जाम में ये भी आया था, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मेरे हिसाब से पिछले या उससे पिछले एग्जाम में आपका आ चुका है, यानी जून 19 या दिसंबर 19 में आपका आ चुका है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का पार्ट। तो यहाँ वहाँ पे क्या बोला था लिस्ट में कि ऑडिटर्स लाइबिलिटी, और साइड में क्या दे दिया, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। तो उस केस में आपको क्या करना था, उसको ऑडिटर की लाइबिलिटी के साथ मैच करना था। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन एन ऑडिटर मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट विद मेटल पर्टिकुलर्स इन रिटर्न रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस और अदर स्टेटमेंट नोइंगली इट टू बी फॉल्स और ओमिट्स एनी मेटल फैक्ट्स नोइंग दैम टू बी फॉल्स। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर उसको पता है कि प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ी है और वह बताता नहीं है, तो क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही कई शेयर होल्डर या इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स डिवेंचर ही खरीदते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उनको नुकसान हो जाता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ऑडिटर ने भी नुकसान पहुंचाया है। ऑडिटर को पता होते हुए उसने क्या बताया नहीं। अगर वो क्या करता, पहले से ही एक तरीके से रिपोर्ट दे देता, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो पहले से ही लिख के दे देता राइटिंग में कि जो भी प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है इसमें मुझे कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो वो पहले से ही राइटिंग में दे देता कि जो भी इससे रिलेटेड प्रोस्पेक्टस में लिखा जा रहा है उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस केस में वो बच सकता था। अगर चलो उसने जनरली प्रोस्पेक्टस में साइन करके दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट शेयर अलॉट करने से पहले ही उसने एक तरीके से पब्लिक में नोटिस दे दिया कि कुछ फॉल्स स्टेटमेंट का पार्ट है और कंसेंट भी दे दी राइटिंग में, तब भी वो बच सकता है एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो प्रोस्पेक्टस में दे रहा है और शेयर होल्डर फंस गए तो तब जाके उसकी भी गलती मानी जाएगी। जनरली ये बोल रहा है तो बोल रहा है ना, इट टू बी फॉल्स उसको पता है, या ओमिट है कोई मेटल फैक्ट वो उसको पता है, तब भी वो नहीं बता रहा, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए मिनिमम टर्म ऑफ 6 मंथ एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स। तो मतलब क्या हो गया, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। नॉन कंप्लाइंस बाय ऑडिटर विद सेक्शन 143 एंड 145। अब देखिए ये तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। इफ़ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 143 एंड 145 रिगार्डिंग मेकिंग हिज रिपोर्ट और साइनिंग
आपको पता है कि जो जनरली 143 वो पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर की बात करता है, तो उसने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई या जो उसने राइट है उसका गलत यूज़ किया है। 145 क्या बात करता है, ऑडिट रिपोर्ट के साइन की बात करता है, आपने देखा था। तो ये बोल रहा है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट या साइनिंग का पार्ट है या किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने का पार्ट है, उसमें उसने कुछ क्या है, कुछ गड़बड़ की है, कंप्लाई नहीं करा कुछ पार्ट का, एंड मेक्स विलफुल नेग्लेक्ट ऑन हिज पार्ट, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड विद फाइन नॉट लेस देन 20,000 एक्सटेंडेबल टू 5 लाख। ये था। देखिए यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मुझे, तो मैं एक बार इसको सही कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए अब मैंने सही कर दिया पार्ट पर्टिकुलर। तो इसमें यह है कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने में, ऑथेंटिकेट करने में लापरवाही बरती, तो उस केस में देखिए क्या बोल रहा है कि जेल का प्रावधान नहीं है ये पर्टिकुलर। यहाँ पे बोल रहा है विद फाइन नॉट लेस देन 20,000 था ना, इसको मैंने सही कर दिया 25,000 एक्सटेंडेबल टू द 5 लाख, यानी 25 मिनिमम है और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, 5 लाख तक का है। ये है पार्ट 25 से लेके 5 लाख। लेकिन अगर ऑडिटर ने जानबूझ के या विलफुली कंपनी का, मैंने बताया कंपनी को या कंपनी के शेयर होल्डर, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी, पहले भी आपको बताया था, उनको डिसीव करने का डिसाइड किया, एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने का डिसाइड किया, जो कि कंपनी की प्रोसीजर या प्रोविजन के खिलाफ एक तरीके से डिट्रीमेंटल है, उसको नुकसान पहुंचने वाला है। तो इस केस में उसको पनिशेबल होगा, जेल मिलेगी, जेल की सज़ा मिलेगी 1 साल तक, एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख एक्सटेंडेबल अप टू 25 लाख। तो जेल की जो सज़ा मिलेगी वो 1 साल तक की है, 0 से लेके 1 ईयर, कहने का मतलब 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो भी है 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और 1 लाख मिनिमम पनिशमेंट रहेगा फाइन, और मैक्सिमम जो रहेगा वो कितना रहेगा, 25 लाख। 1 लाख एक्सटेंडेबल अप टू 25 लाख, तो 1 लाख से 25 लाख। जबकि यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 25,000 से 5 लाख। तो एक गलती क्या हो गई थी, पिछली PDF में हो गई थी, तो उसको हम सही कर देंगे अब, ठीक है। या मैं आपको PDF दूंगा तो सही करके दे दूंगा। 25,000 विच में एक्सटेंड टू, ये जो 25 दे रखा है ना, तो ये 5 लाख होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने बताया था विलफुली जो भी कॉन्ट्रावेंट कर रखा है वो क्या दे रखा है आपका, 1 ईयर एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ विच में एक्सटेंड अप टू 25 लाख, ये दे रखा है। तो आपको पता है कि यही पर्टिकुलर पार्ट मैंने यहाँ बता दिया। तो वैसे अब आपको सही करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने सही करा दिया, यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको PDF सही करके, पर्टिकुलर पुरानी वाली PDF सही करके दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पे 25 लाख नहीं है, 5 लाख है। नीचे जो दे रखा है वो 25 लाख दे रखा है, जहाँ पे विलफुली कर रहा है, जानबूझ के ऑडिटर कर रहा है, ठीक है, डिसीव करने के लिए। अब देखिए इसी तरीके से बोल रहा है फेलर टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 217 सबसेक्शन 6। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किसी इंस्पेक्टर को कंपनी के अफेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि इंस्पेक्टर को जो भी इंस्पेक्टर बुक्स मांग रहा है, जो भी पेपर मांग रहा है कंपनी से रिलेटेड, वो उसको प्रिजर्व करने पड़ेंगे, यानी देने पड़ेंगे और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उसके सामने। लेकिन अगर इस तरीके से ऑडिटर फेल कर जाता है, ऑडिटर नहीं देता, कह रहा है इफ एन ऑडिटर फेल टू असिस्ट द इंस्पेक्टर इन इन्वेस्टिगेशन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड विद फाइन नॉट लेस देन 25,000 एक्सटेंडेबल टू 1 लाख। तो यहाँ पे भी देखिए 25 से लेके 1 लाख तक का पार्ट आ रहा है। वहाँ पे क्या था, 25 से 5 लाख, और अगर विलफुली डिसीव कर रहा है तो क्या था, 1 लाख से लेके 25 लाख, और जेल भी थी 1 साल की। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, 1 साल तक की जेल, या ये क्या बोल रहा है साथ में, एंड विथ फाइन नॉट लेस देन 25,000 एक्सटेंडेबल टू 1 लाख। तो मिनिमम 25, मैक्सिमम 1 लाख। मेरे हिसाब से देखिए ये जो है ना पेनल्टी या फाइन, इसके ज़्यादा चांस नहीं आने के, लेकिन फिर भी आपके लाइबिलिटी से रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए बोला पेनल्टी फॉर फाल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, तो देखिए ये सेक्शन 336 से रिलेटेड, इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी ऑफिसर, जिसमें ऑडिटर भी आ गया कंपनी का, अगर ये बोला विच इज बिंग वाउंड अप, इसका मतलब क्या है, जो कि एक तरीके से लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, कंपनी शट डाउन हो रही है, तो उस केस में क्या हो गया, जानबूझ के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मल्टीलेट करते हैं, यानी फाड़ देते हैं, अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट को चेंज करके फाल्सीफाई कर लेते हैं, यानी उसमें कुछ ट्रूथफुल एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, गलत दिखा देते हैं, with an intention to defraud or deceive any person, destroy, multilets, alter, falsify any books, paper or security, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 3 years extendable to 5 year। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, एंड विथ फाइन नॉट लेस देन 1 लाख एक्सटेंडेबल टू 3 लाख। तो 1 से लेकर 3 लाख, 1 से लेकर 3 लाख तक का क्या लग सकता है, फाइन भी लग सकता है। पेनल्टी फॉर डेलिबरेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन, सेक्शन 448। इफ़ एनी ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर, मेक ए स्टेटमेंट इन एनी रिटर्न, स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी किसी रिटर्न में स्टेटमेंट दे देता है जानबूझ के, ताकि एक तरीके से कंपनी को फ़ायदा पहुंच जाए,
क्या पता उसके थ्रू सामने वाले को नुकसान होगा, या जो भी क्लाइंट है, शेयर होल्डर है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो बोल रहा है कि किसी भी रिटर्न में, रिपोर्ट में, सर्टिफिकेट में, बैलेंस शीट में, प्रोस्पेक्टस में क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है विच फॉल्स और विच कंटेन्स ओमिशन ऑफ मेटल फैक्ट। इसका मतलब कुछ मेटल फैक्ट है जिसकी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई या उसकी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स, तो 6 महीने से 10 साल तक की सज़ा, एंड फाइन नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एक्सटेंडेबल टू 3 टाइम्स ऑफ सच अमाउंट। तो ये बोल रहा है कि इससे कम नहीं होगा, कितना कि जो अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व किया गया है एक्सटेंडेबल टू 3 टाइम्स, तो उसका 3 गुना पेनल्टी लग जाएगी। जो भी अमाउंट है उसका 3 गुना पेनल्टी लग जाएगी। अब देखिए, तो मैंने कुछ ऐसे ही कवर कर दिया क्योंकि मुझे कहीं से जनरली लाइबिलिटीज़ के पार्ट मिल गए थे, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर ऊपर से पर्टिकुलर पॉइंट देखोगे पता चल जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर के पार्ट जनरली नहीं आने वाले, यानी जो भी फाइन वाइन का पार्ट है वो नहीं आने वाला, बहुत मुश्किल से रेयर चांस है जो आ सकता है। अब देखिए, मेन जो आपका पार्ट आ रहा है वाउचिंग का, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, इस तरीके से आपके पार्ट आएंगे। तो वाउचिंग क्या है, सिंपल पार्ट है। देखिए, जो वाउच होता है उसका मतलब क्या होता है, सर्टिफाई करना या ऑथेंटिकेट करना। तो यहाँ पे हम वाउचिंग बोल रहे हैं, तो वाउचिंग मतलब जब भी मैंने आईएनजी बोला था इसका मतलब क्या, एक प्रोसेस या टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है जहाँ पे आप एंट्रीज करते हो, जैसे जर्नल एंट्री है, तो उससे रिलेटेड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई एविडेंस होता है। तो जब भी एक ऑडिटर आएगा तो वो क्या करेगा, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जो भी एंट्रीज हो रखी है, अगर उसको वेरीफाई करना चाहेगा, ऑथेंटिकेट करना चाहेगा, तो वो साथ में क्या देखेगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा। कहने का मतलब देखिए, अगर आपने भी कभी मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी खरीदा है, तो आप सामने वाले से क्या करते हो, बिल मांगते हो, तो वो आपको ओरिजिनल कॉपी देता है। ये होता है ओरिजिनल देता है, कहने का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देता है। जबकि उसके पास क्या होती है, उसकी एक तरीके से फोटो कॉपी होती है, डुप्लीकेट कॉपी होती है, कार्बन कॉपी बोल सकते हो। तो आपको पता है कि जब एक डीलर है, अगर वो गुड्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, जैसे मेरा काम है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर डीलर या दूसरे मैन्युफैक्चर से क्या कर रहा है, जो भी गुड्स खरीद रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, परचेज इनवॉइस दे रहा है। तो वो जनरली क्या हो गया, प्राइमरी वाउचर हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी वाउचर। अब जैसे मैं ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किसी को बेच रहा हूँ, किसी भी कस्टमर को बेच रहा हूँ, किसी दूसरे डीलर को बेच रहा हूँ, मैं होलसेलर और रिटेलर को बेच रहा हूँ, तो मैंने जब बेचा तो मैंने क्या इशू करा, सेल्स इनवॉइस। तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल दूंगा। जैसे मुझे एक तरीके से ओरिजिनल मिला, तो उसी तरीके से जो बेचने वाला, यानी जैसे मैं बेचने वाला हूँ जब, तो मैं क्या करूँगा, सामने वाले को ओरिजिनल इनवॉइस दूंगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरे पास जो होगी वो क्या रहेगी, कार्बन कॉपी रहेगी। क्या रहेगी, कार्बन कॉपी। उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाउचर या कोलेट्रल वाउचर। तो प्राइमरी वाउचर जनरली क्या होता है कि आपने खुद ने एक तरीके से क्या हुआ, आपके पास पड़ा है ओरिजिनल। जैसे आप क्या करते हो, मान के चलो पे इन स्लिप की बात करते हो। किसकी बात करते हो, पे इन स्लिप। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो कुछ भी अमाउंट, तो आपको पता है कि आप एक स्लिप भरते हो जब भी बैंक में आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो। तो एक तो क्या होती है, बैंक में जमा होती है, और एक काउंटर फॉइल जो होती है आपके पास होती है, तो वो ओरिजिनल है, आपको पता है एक तरीके से। तो ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है कि बहुत सारे अलग अलग वाउचर्स होते हैं जो मैंने नीचे एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखे हैं। तो मान के चलिए, अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी बिज़नेस के क्या हो, ओनर हो, ये मान के चलिए। जैसे मान के चलो क्लोथ्स का बिज़नेस है आपका, तो आपने जो भी परचेज सेल की है, जो भी आपने क्या करा, रिसिप्ट पेमेंट का पार्ट किया है, तो आपने उसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखे हुए हैं। कहने का मतलब परचेज सेल के इनवॉइस हैं, रिसिप्ट पेमेंट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी स्लिप है वो आपने मेंटेन की हुई है। अगर आपने बैंक से या किसी से ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक के स्टेटमेंट है, इस तरीके से। अगर गुड्स लौटाया है या गुड्स लौट के आया है तो डेबिट क्रेडिट नोट, जनरली ये सारा मेंटेन करके आप बैठे हो। तो वो एक तरीके से क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो कि जनरली हम क्या बोलते हैं, वाउचर्स है, वो आपको पता है। अब देखिए, उसके थ्रू आपके अकाउंटेंट ने क्या कर रखी है, कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि आजकल तो क्या है, कंप्यूटराइज होता है, मैनुअली कम होता है, तो टैली सॉफ्टवेयर हो गया, बीजी नाम से सॉफ्टवेयर आता है, मार्ग नाम से सॉफ्टवेयर आता है, एक सैप नाम से आता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम आ जाता है। तो देखिए, जनरली वो सॉफ्टवेयर अगर आप मेंटेन करके बैठे हो और वहाँ पे अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, मतलब जर्नलाइज कर दिया, उसमें लेजर वेजर बना दी, अपने आप ही बन जाती है, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अपने आप एक ऑटोमेटिकली बन के आ गया। तो मैंने क्या बोल दिया, आपने जो भी है ना अकाउंटिंग एंट्रीज है उसको रिकॉर्ड कर दिया अकाउंटेंट ने। अब ऑडिटर आया जब भी एक तरीके से चेक करने, तो वो आपसे क्या बोलेगा कि आपकी एंट्रीज दिखाइए। तो जनरली क्या करोगे आप, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको दे दोगे तो वो टैली ओपन कर लेगा। उसके बाद वो सामने वाला क्या मांगेगा आपसे, वाउचर्स मांगेगा। तो परचेज की फाइल मांगेगा एक तरीके से, जो भी आपने गुड्स खरीदा है तो आपके पास ओरिजिनल बिल होंगे,
तो उससे रिलेटेड सारी इन्वॉइस होगा। जो भी आपने गुड्स बेचा है उससे रिलेटेड आपके पास क्या होगा, सारी स्लिप्स होंगी या कार्बन कॉपीज़ होगी, वो जनरली होगी। रिसिप्ट, पेमेंट, इस तरीके से अलग अलग वो सारे मांग लेगा और उसको वेरीफाई करेगा, तो उसको क्या करेगा, वाउच करेगा। तो एक तरीके से हम क्या बोलते हैं कि जो वाउचिंग है वो ऑडिटिंग का बैकबोन है। इससे एसिड ऑफ वाउचिंग भी बोला जाता है, ये एक एसेंस है। अगर ये नहीं होगा, आपको पता है कि अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे ही नहीं तो वो कैसे चेक कर पाएगा, चेक ही नहीं कर पाएगा। वो तो क्या बोलेगा, एक्टिविटीज़ ही गलत है, यानी जितनी भी एंट्रीज है वो गलत है, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो चेक करके ही पता कर पाएगा कि यार परचेज के इन्वॉइस में कुछ मिसिंग है, या एंट्रीज कर रखी है लेकिन इन्वॉइस का पार्ट मिसिंग है, या इन्वॉइस दे रखा है लेकिन एंट्री करना भूल गए। तो जो भी गलतीज है वो बता देगा, जो भी गलतियाँ हैं, जो भी एरर है, जो भी फ्रॉड है, वो उसको इसके थ्रू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वाउचिंग इज कंसर्न विद एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द ऑथेंसिटी ऑफ एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो जब भी आप उसको वेरिफिकेशन से कंपेयर करते हो तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पार्ट देखा जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जबकि आप वाउचिंग की बात करते हो तो वाउचिंग में आप क्या करते हो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनसे रिलेटेड ओरिजिनल एंट्रीज की बात करते हो। जैसे हम बोलते हैं ना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसमें आपको बताया कि क्या आता है, जर्नल एंट्री का पार्ट आ जाता है। जितनी भी आपकी बुक्स है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जो कि आपने 11th में पढ़ी हुई है, वो सारा मेंटेन करने का पार्ट आ जाता है। तो उनसे रिलेटेड जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उनको चेक किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। In other words, it is an inspection by the auditor of evidence supporting the transactions made in the books। तो आपने बुक्स में जो ट्रांजेक्शन किया है उसके सपोर्टिव में जो भी एविडेंस है या डॉक्यूमेंट है उसको ऑडिटर चेक करता है कि ये सही है नहीं है। वाउचिंग इज अ टेक्निक यूज बाय एन ऑडिटर टू जज द ट्रूथ ऑफ एंट्रीज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सा पार्ट है। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं कवर कर सकता हूँ। जैसे ये बोल रहा है कि अगर आपको डेटर से कैश रिसीव हुआ तो ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर फ्रॉम द काउंटर फॉइल्स और कार्बन कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट इशू टू द कस्टमर। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमें डेटर से कैश मिलता है तो रिसिप्ट कौन इशू करता है, हम इशू करेंगे। तो हमने ओरिजिनल सामने वाले कस्टमर को दे दी, सामने वाले डीलर को दे दी, लेकिन हमारे पास क्या रहेगी, कार्बन कॉपी या काउंटर फॉइल रहेगी। ऑल दीज रिसिप्ट शुड बी सीरियली नंबर्ड, ये बोल दिया। अमाउंट शुड बी एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन द डे व्हेन रिसीव्ड। Discount allowed to customer should be authorized by a responsible officer. Sometime correspondence made with the customer can also be verified। इसका मतलब कस्टमर से जो भी बातचीत हुई है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सब वेरिफिकेशन के पार्ट आ गए, ये सब डॉक्यूमेंट के पार्ट में आ गए। जैसे कैश शेल की बात कर रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है, कैश रजिस्टर शुड बी फुली चेक्ड विथ कार्बन कॉपीज ऑफ कैश मेमोज। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कैश सेल होती है तो हमने सेल की तो हमने क्या करा, सामने वाले को कैश मेमो दिया तो हमने ओरिजिनल दिया, तो उससे रिलेटेड जो कार्बन कॉपी है, काउंटर फॉइल है, वो हमारे पास होगी। इसी तरीके से जब भी हमने क्या करा, सेल किया है तो हमें पता है कि कैश को हमने बैंक में जमा कराया होगा, तो वो बैंक में कब जमा कराया, डेली डिपॉजिट करते हैं तो हर दिन कितना जमा करते हैं, तो उसको मैच करना पड़ेगा किसको, ऑडिटर को, बैंक स्टेटमेंट के साथ वो मैच करेगा। जब हम क्या करते हैं, माल बेचते हैं और हमें चेक मिलता है तो उस चेक को हम कम जमा कराते हैं, वो पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एक तरीके से। अगर कैश मेमो कैंसिल हो गया तो सारी कॉपीज़ जिसमें ओरिजिनल कॉपी भी है जो कैंसिल की, वो बुक्स में रखी रहनी चाहिए। ये सारा पार्ट इसमें बोल दिया। डिस्काउंटिंग पॉलिसीज़ है तो उसके लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसने डिस्काउंट अलाउड किया है तो उसने कैसे अप्रूव किया, वो सारा पार्ट आपको देखना चाहिए। तो ये सारा पार्ट इसमें बोल रखा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि किसने बोला, J.R. बाटली बॉय ने बोला। वाउचिंग इज एन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। किसने बोला, L.R. डिक्सी ने बोला। From the above definition, we can conclude that vouching is a technique in which an auditor verifies authenticity and authority of transactions recorded in the books, and on the basis of which he submits a report indicating that accounts are correct, free from error or fraud and complete। क्योंकि आपको पता है कि इसी के बेसिस पे वो रिपोर्ट में जो भी पार्ट है वो अनक्वालिफाइड दे सकता है या क्लीन दे सकता है, लेकिन जहाँ पे उसको मेटेरियल मिस स्टेटमेंट दिखा या उसको गड़बड़ी दिखी या उसको फ्रॉड दिखा तो वहाँ पे वो कौन सी रिपोर्ट देगा, क्वालिफाइड देगा, ठीक है, यानी मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। जिसमें क्या बोल सकता है, कोई वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकता है कि सामने वाला क्लाइंट मुझे रोक रहा है, या उसमें वो अपनी एडवर्स ओपिनियन दे सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया या एरर है, या कोई पर्टिकुलर एक दो ट्रांजेक्शन में गड़बड़ है, तो उस बेसिस पे वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है, नॉर्मल रिपोर्ट दे सकता है। टाइप्स ऑफ वाउचर, प्राइमरी वाउचर, कोलेटरल और सेकेंडरी वाउचर। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप ओरिजिनल में जो भी डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, अब आपने तो सामने वाले को दे दिए तो वो क्या है, सामने वाले के लिए ओरिजिनल वाउचर है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को वो ओरिजिनल बिल दे दिया। जैसे देखिए, अगर आप सेल करते हो तो आपको पता है कि जिस कस्टमर को आपने सेल किया उसके लिए वो प्राइमरी वाउचर है। क्यों है?
क्योंकि उसके बाद जो एविडेंस है वो ओरिजिनल है, जबकि आपके पास क्या उसकी कार्बन कॉपी है, तो आपके पास कोलेट्रल या सेकेंडरी वाउचर है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी हमारे पास परचेज इनवॉइस आया, या जैसे हम बोलते हैं कि पे इन स्लिप का पार्ट आया, कैश मेमोज फॉर गुड्स परचेज का पार्ट आया, कि जो भी हमने गुड्स खरीदा उससे रिलेटेड कैश मेमो हमें मिला है, जो भी हमने गुड्स खरीदा उससे रिलेटेड हमें टैक्स इनवॉइस मिली है, परचेज इनवॉइस मिली है, तो हमें ओरिजिनल मिलेगी। तो प्राइमरी वाउचर इज रिटर्न एविडेंट इन ओरिजिनल, सामने वाले लिख के दिया है, पूरा का पूरा ओरिजिनल दिया है, और इसकी जो कार्बन कॉपी है वो उसके पास है, तो उसके लिए क्या हो गया, एक तरीके से सेकेंडरी या कोलेट्रल हो गया। तो जो सेल करता है उसके बाद जनरली क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है, और जो परचेज करता है उसके पास क्या होती है, ओरिजिनल होती है। उसी तरीके से क्या होता है, जब एक तरीके से आपको कैश मिलता है किसी भी कस्टमर से, तो आप सामने वाले को स्लिप देते हो। मैं भी क्या करता हूँ, जब है ना कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि फ़ीस मिलती है, तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले को अपनी ओरिजिनल देता हूँ और खुद क्या रखता हूँ, कार्बन कॉपी रखता हूँ। तो जब भी एक तरीके से रिसिप्ट सामने वाले को मैं देता हूँ तो ओरिजिनल देता हूँ, तो उसके लिए प्राइमरी वाउचर हो गया, जबकि मेरे पास उसकी कॉपी है तो मेरे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ये बोला इवन एविडेंसेस इन ओरिजिनल आर नॉट अवेलेबल, copies of the evidences are produced in support. Again, sometimes subsidiary evidence are also provided for the purpose of audit. Such vouchers are usually known as collateral or secondary voucher. For example, duplicate or carbon copy of sale invoice. यही तो हो गया कि मैंने सेल की, सामने वाले के पास वाउचर गया तो उसके पास ओरिजिनल है यानी प्राइमरी है, और मेरे पास क्या है, कोलेट्रल या सेकेंडरी है, क्योंकि मेरे पास उसकी कार्बन कॉपी रखी हुई है। तो ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास ओरिजिनल एविडेंस अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी कॉपी आपके पास पड़ी होती है, जो कि एक सब्सिडरी एविडेंस के फॉर्म में हो सकती है या सेकेंडरी वाउचर के फॉर्म में, जिसको आप बोल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए जैसे रिसिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए पेई, काउंटर फॉइल ऑफ ए रिसिप्ट, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, ये सारे एग्जांपल है वाउचर्स के। कैश मेमो, बैंक पे इन स्लिप, कोई प्राइमरी होगा, कोई क्या होगा, कोलेट्रल होगा यानी सेकेंडरी होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, ए रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बोट नोट, सोल्ड नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वेजेस शीट, सैलरी रजिस्टर, गुड्स इनवर्ड बुक, गुड्स आउटवर्ड बुक। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन वाउचिंग, तो ये जनरली क्या करते हैं, अभी की वीडियो में कवर कर लेते हैं, और आगे जो पार्ट होगा वो अगली वीडियो में देख लेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से 5-10 मिनट तो इसमें ही लग जाएंगे। सिंपल पार्ट है। देखिए जब भी आप क्या करो, वाउचिंग का पार्ट देखो और उसमें पॉइंट्स कंसीडर करो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास एक बिल होता है और बिल में क्या क्या क्राइटेरिया होता है या क्या क्या पर्टिकुलर्स दिए हुए होते हैं, उसके बेसिस पे देखो और पॉइंट्स कंसीडर कर दो, सीधी सी बात। देखिए अब जनरली इसमें आपको पार्ट आता ही है, क्या होता है, सीरियल नंबर देखना पड़ेगा, डेट देखना पड़ेगा, क्लाइंट का नेम, जनरली अगर आपने बिल इशू करा है तो क्लाइंट का नेम हो गया। आजकल हम क्या बोलते हैं, देखिए जब भी सेल करते हैं तो GSTN नंबर, GSTIN नंबर बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड उसका नंबर, जैसे पहले टिन नंबर बोलते थे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब GSTIN बोलते हैं। तो सीरियल नंबर, डेट हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पर्टिकुलर्स जो हो गए, डिस्क्रिप्शन वो सही होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने मेंटेन की हुई है, यानी सामने वाले जो ओनर ने मेंटेन की हुई है, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो वो एक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड है वो वाउचर के हिसाब से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या मिसिंग वाउचर है, वो सारा जनरली क्या है, वो पॉइंट्स कंसीडर करेगा, ठीक है। और जो भी लीगल क्राइटेरिया है या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है वो सारा पर्टिकुलर वो तो पॉइंट कंसीडर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जब भी आप एक बिल देखो तो उसके हिसाब से देखो कि यार बिल में क्या होता है, इनवॉइस नंबर होता है, तो ये सीरियल नंबर की बात कर रहा है। सीरियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सेल की है ओनर ने, तो उसने सीरियली ही सेल की होगी, बिल नंबर 1, 2, 3, ये नहीं कि बीच में बिल फाड़ा हुआ है और उसको फेंक दिया कचरे में, ऐसा नहीं है। वो जनरली मांग लेगा, ऑडिटर क्या करेगा, ओनर से या अकाउंटेंट से मांग लेगा कि भाई आपने सेल की है, तो देखिए बिल नंबर 1, 2, 3 और 4 गायब है, ठीक है, फिर 5 आ रहा है, तो भाई ये गायब कैसे है, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कटा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर क्रॉस होना चाहिए एक तरीके से, लेकिन वो तो फाड़ा हुआ है बीच में से, तो ये कहाँ गया, तो एक तरीके से उसको डाउट हो जाएगा, तो उसकी रिपोर्ट कर देगा बाद में। ऑडिटर क्या करेगा, बाद में इसकी रिपोर्ट कर सकता है। तो ये बोल रहा है ऑडिटर शुड सी दैट द वाउचर्स आर कंसिक्यूटिवली नंबर्ड अकॉर्डिंग टू डेट एंड द ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन। इफ दिस इज नॉट डन देन द ऑडिटर्स टाइम वुड बी अननेसेसरली वेस्टेड इन फाइंडिंग आउट रिक्वायर्ड वाउचर्स। तो देखिए वो सामने वाले से यही बोलेगा अकाउंटेंट से कि जब भी आप क्या करो, वाउचर मेंटेन करो तो सीरियल नंबर मेंटेन करो। यानी आपको पता है कि अगर देखो कंप्यूटराइज बिल निकल रहे हैं तो उसको एक फाइल में क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे सेल की तो उसकी कॉपीज़ है ना मेंटेन करनी पड़ती है। तो कई अकाउंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे उल्टे सीधे रख लेते हैं, अकॉर्डिंग जैसे प्रिंट निकाला उसके हिसाब से रखते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑडिटर का टाइम वेस्ट होगा, उसको अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे उसका टाइम बचाने के लिए एक तरीके से सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर में होना चाहिए। डेट बोल रहा है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वाउचर्स की डेट केयरफुली चेक करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता पिछले साल के कोई ट्रांजेक्शन भी आपने अभी वाउच कर लिए, ये बोल रहा है।
तो आपने जो भी अमाउंट है उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, कभी कभी ये भी हो सकता है। तो वाउचर शुड रिलेट ओनली टू द ईयर फॉर विच द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, अदरवाइज द वाउचर्स ऑफ अर्लियर ईयर मे बी प्रोड्यूस अगेन एंड द कैश और गुड्स माइट बी मिस एप्रोप्रिएटेड, ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। डेट चेक करनी चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपर है। नेम का मतलब क्या हुआ, वो एक क्लाइंट का नेम होना चाहिए। आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे आपने मशीनरी खरीदी या फिक्सेड खरीदी, तो याद रखना कि बिजनेस के नाम से खरीदो, क्योंकि अगर आप खुद के नाम से खरीदते हो तो वो पर्सनल हो जाता है, पर्सनल यूज हो जाता है। तो हमें अब जैसे मेरी कोचिंग का नाम है सी क्यूब एडुकेयर, तो मैंने प्रिंटर खरीदा, तो मैंने किस नाम से खरीदा हुआ प्रिंटर, सी क्यूब एडुकेयर के, क्योंकि मुझे पता है कि उसके थ्रू मैं बिजनेस के एक्सपेंडिचर दिखा सकता हूँ। अगर मैं चिराग नाम से खरीदता तो उस केस में वो पर्सनल यूज के लिए हो जाता, वो तो घर के लिए यूज़ किया होगा ना। उनको कहाँ पता। देखिए देखिए, जब भी क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, सामने वाला बेचता है तो पूछता है किसके नाम से लिखूँ, तो आप क्या बोलोगे, मेरे नाम से। तो मेरे नाम से मतलब क्या हो गया, आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो। अगर मैं बोलूँगा बिजनेस के नाम से लिख ले और ये ले मेरा जीएसटी नंबर है, नहीं है तो कोई बात नहीं कि मैं अनरजिस्टर्ड फॉर्म हूँ, लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड फॉर्म हूँ तो सामने वाले को बोलूँगा कि मेरा जीएसटी नंबर ये है, मेरे को ओरिजिनल इन्वॉइस दे दे, तो वो जनरली मुझे इन्वॉइस देगा और मेरे बिजनेस का नाम लिख देगा और मेरा एड्रेस ये भी लिख देगा, फ़ोन नंबर लिख देगा और जीएसटी नंबर लिख देगा। तो वाउचर शुड बी इन द नेम ऑफ क्लाइंट। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ क्लाइंट वुड बी करेक्ट ओनली इफ दे आर सपोर्टेड बाय बिल्स, document and other evidence in the name of particular client. The name of the party from whom the voucher is received should be compared with the name of supplier in the books of account. ठीक है, तो ये बोला नेम ऑफ द पार्टी फ्रॉम whom the voucher is received should be compared with the name of supplier in the books of account. तो जिससे वाउचर मिला, आपको पता है कि जैसे आपने परचेज किया, तो परचेज करते समय क्या होगा, उसका बिल का जो भी पार्ट होगा, तो जिसने हमें दिया है माल उसका ऊपर नाम तो यही होगा और एड्रेस सब कुछ लिखा होगा, फ़ोन नंबर लिखा होगा, ईमेल आईडी लिखी होगी और पार्टी नेम में उसने हमारा नाम लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे हमने रिकॉर्ड किया जो भी परचेज का पार्ट है, तो सामने वाली पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि वाउचर जिससे रिसीव हुआ है उस पार्टी का नाम हमने लिखा हुआ है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर कर लेंगे, मतलब ओरिजिनल बिल से कंपेयर कर लेंगे, बस सीधी सी बात। एड्रेस होना चाहिए नॉर्मल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया इफ़ द वाउचर इज इन द पर्सनल नेम ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर, द सेम मे नॉट बी रिलेटिंग टू बिजनेस इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, वो पर्सनल यूज़ के लिए हो जाएगा, याद रख लेना। अमाउंट, द अमाउंट शोन इन द वाउचर शुड टैली विद द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉर्मल पार्ट। तो जो भी फिगर्स वर्ड्स हैं सही ढंग से लिखे होने चाहिए। कई जने क्या करते हैं, चालाकी करते हैं और पॉइंट लिख लेते हैं, जिससे एक तरीके से वो क्या हो जाए, अमाउंट थोड़ा कम दिख जाए या अमाउंट थोड़ा ज़्यादा दिख जाए, तो वो हल्का सा पॉइंट लगाते थे, जिससे कार्बन कॉपी में जो पार्ट दिखता है वो ज़्यादा है कम का दिखता है। पहले लोग बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ करते थे। पर्टिकुलर्स का पार्ट हो गया, पर्टिकुलर्स मतलब क्या हो गया कि जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो ढंग से देखने। कहीं आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया या रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया, तो ये बोल रहा है कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मशीनरी खरीदी और उसको कहीं परचेज वाउचर में नहीं दिखा दिया, जबकि आपको पता है कि तो वो तो मशीनरी आपकी क्या फिक्स रेट का पार्ट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, जबकि गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये गलती ना हो जाए, ऐसे बोल दिया। अप्रूवल एंड सिग्नेचर जो ऑथेंटिकेट करने चाहिए ऑथोराइज पर्सन के होने चाहिए, जैसे कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है, जनरली उसके साइन है, कंपनी की ऑफिशियल सील होनी चाहिए। ठीक, ये सारा पार्ट बोल रहा है। तो ईच वाउचर शुड बी प्रॉपरली अप्रूव्ड एंड ऑथेंटिकेटेड। द पर्सन हु ऑथराइज पेमेंट और अदर ट्रांजेक्शन शुड पुट हिज सिग्नेचर इन सपोर्ट ऑफ हैविंग अप्रूव्ड द वाउचर। जब भी आप क्या करते हो, बैंक में कुछ भी अमाउंट जमा कराते हो, तो आपको पता है कि सामने वाला स्लिप देता है तो बैंक ही क्या करता है, सील लगा के देता है और साइन करके देता है। अब याद रख लेना कि अगर उसने साइन नहीं करके दिए तो तब भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप खुद देख के चेक करते हो और देखते हो कि यार उसने साइन किए नहीं किए। मैं तो जनरली क्या करता हूँ, जब भी जमा कराता हूँ, आजकल तो वैसे क्या होता है एटीएम के थ्रू ही अपन करा देते हैं जमा, क्योंकि कैश डिपॉजिट मशीन होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बैंक में जाओगे तो आप प्रॉपर चेक करते हो कि उसने सील लगाई और साइन कर दिए। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेट प्रूफ होता है। तो वैसे ही हर चीज़ में होता है। द ऑडिटर शुड हैव विथ हिम स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ वेरियस ऑफिसर विथ शेड्यूल ऑफ देयर पावर। देखिए बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, सब में पर्टिकुलर बोल रहा है कि साइन होना चाहिए, ऑथोराइज पार्ट होना चाहिए। रेवेन्यू स्टाम्प ये बोल रहा है कि पेमेंट जो 5,000 से ज़्यादा की है, तो बोला द रिलेटिव रिसिप्ट शुड बियर रेवेन्यू स्टाम्प ऑफ ₹1। तो जब भी हमने पेमेंट किया, सामने वाले ने हमें रिसिप्ट दिए बोल रहा है, तो उस केस में ये बोल रहा है कि अगर 5,000 से ज़्यादा पेमेंट है तो उस पर ₹1 की रेवेन्यू स्टाम्प होनी चाहिए। हाउएवर वेयर द आइटम्स आर परचेज फॉर कैश, लेकिन अगर आपने गुड्स ही अगर कर रखा है, कैश में खरीद रखा है और सामने वाले ने आपको क्या दिया, कैश मेमो दिया, जो कि आपके पास ओरिजिनल है, तो बोल रहा है एंड ए कैश मेमो इज ऑब्टेन्ड देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन स्टाम्प रिसिप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप गुड्स उधार खरीदते हो वो पार्ट आ गया, और जब आप पेमेंट करते हो और सामने वाला आपको रिसिप्ट देता है,
तब जनरली रेवेन्यू स्टाम्प की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने कैश में ख़रीदा, कैश मेमो का पार्ट है, तो रेवेन्यू स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बोल रहा है कंटिन्यूस वाउचिंग। ये बोल रहा है कि आपको कंटिन्यूसली वाउचिंग करनी चाहिए। इसका मतलब कोई पेंडेंट पार्ट नहीं रखना चाहिए, पेंडिंग पार्ट नहीं रखना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया, मान लो अगर आप परचेज इनवॉइस चेक कर रहे हो तो पूरे का पूरा एक ही दिन में चेक कर लो। क्योंकि अगर आपने आधा पार्ट अगले दिन के लिए छोड़ दिया तो जो ओनर है, उसका जो भी स्टाफ है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, वो फिगर्स को क्या कर सकता है, बाद में चेंज कर सकता है। तो अगर आपने परचेज का पार्ट देखा तो पूरा एक साथ चेक कर लीजिए, उसमें जो भी गलती है उसको अलग से एक वर्किंग पेपर में आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ये बोल रहा है, ताकि बाद में जो भी वाउचिंग ओवर हो जाए तो उसको अल्टर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वाउचिंग को आपको कंटिन्यूस करना चाहिए। कैंसिलिंग द वाउचर, जैसे ही वाउचर ऑडिटेड हो गई उसको उसी वक्त कैंसिल कर लेना चाहिए, जिससे वो वापस से प्रोड्यूस नहीं हो सके। इसका मतलब आपने जो चेक कर दिया सामने वाले अपने में, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि देखिए जैसे हम ऑडिट करने जाते थे सीए के आर्टिकल, तो हमने क्या कर दिया, अपने सीए को क्या कर दिया, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट दे दी। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा, उसके हिसाब से क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसने सारा चेक कर दिया, सामने वाले को बता दिया, ताकि कोई भी फ्रॉड या एरर होने के चांसेस वापस ना हो, या स्टाफ कभी चेंज ना कर दे किसी पर्टिकुलर पार्ट को। तो ये बोल दिया उस पर रबड़ स्टाम्प, सील या टिक्स होने चाहिए ऑफ पर्टिकुलर कलर इज़ यूज टू कैंसिल द वाउचर। तो रबड़ स्टाम्प होनी चाहिए, सील लगी हो जानी चाहिए, या टिक्स हो जाने चाहिए पर्टिकुलर कलर के, जिससे वाउचर को कैंसिल किया जा सके। पीरियड बोल दिया, तो ये बोल रहा है द ऑडिटर शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू पीरियड टू विच द वाउचर रिलेट्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन में प्रीपेड ट्रांजेक्शन भी हो जाते हैं, कुछ एडवांस इनकम का पार्ट भी आता है, अनअर्न्ड इनकम का पार्ट आ जाता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो देखेगा ऑडिटर कि अकाउंटिंग एंट्रीज़ में एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की गई है, नहीं की गई, ढंग से पास की गई है या नहीं की गई, तो वो सारा वेरिफिकेशन करेगा। इसमें यही दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि कोई ट्रांजेक्शन जो होंगे वो किसके बेसिस पे देखोगे, आप ड्यू बेसिस पे देखोगे। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो भी आप इनकम का पार्ट देखोगे वो किसके बेसिस पे देखोगे, ड्यू बेसिस पे देखोगे। फिर आपको दे रखा है एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बोल रहा है कि वो जो करेक्ट एंट्री पास की गई है, नहीं की गई बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसके साथ मैच करेगा। फिर आपको मैंने बता दिया कि जो भी डिटेल है वाउचर की, कि बिल नंबर ढंग से लिखा है नहीं लिखा, जो भी नरेशन है उसमें ढंग से पार्ट क्लासीफाई किया है नहीं किया, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कहीं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया, ये आ गया। फिर आपको क्या दे रखा है 13 में, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ही वाउचिंग ओवर हो जाएगी, ऑडिटर शुड गो थ्रू द रेलिवेंट बुक्स और रजिस्टर एंड फाइंड आउट द अनटिक्ड आइटम। देखिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, आप बोलते हो टैली होती है ना, अगर आपने टैली की है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी ट्रांजैक्शन देखते हो, जैसे आपने परचेज का पार्ट खोल लिया, यानी परचेज का वाउचर ओपन कर लिया, उसमें सारे परचेज के बिल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास क्या है, ओरिजिनल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मतलब आपके पास फाइल पड़ी है परचेज से रिलेटेड। तो आपने अपनी परचेज की फाइल चेक करी, और ऐसे टिक करते हैं जनरली, आपको पता है, तुम ऐसे टिक करते थे, वैसे तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे टिक करता था। तो ये टिक कर लिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने टिक कर दिया। अब टैली में कैसे करेंगे, इसको हाइड कर देते थे हम, या कलर कर देते थे, यानी उनकी लाइन बना देते थे, ऐसे स्पेस होता है एक तरीके से, जिससे क्या होता है कि वो दिखने लग जाता है, या उनको हाइड कर देते थे कि चेक हो गया। फिर इसी तरीके से इसको चेक किया बिल को, और ये भी चेक हो गया। तो वो चेक होते होते वो हाइड होते जाते थे। फिर हमें बाद में पता चल जाता था कि या तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री की गई है, या ये जो बिल पर्टिकुलर दे रखे हैं यहाँ पे है ही नहीं, कुछ मिसिंग है। तो हमें कुछ ना कुछ मिसिंग वाउचर पता चल जाते थे, या कुछ एंट्री हमें एक्स्ट्रा भी दिख जाती थी। तो यहाँ पे बोल रहा है द आइटम्स में नॉट बी टिक्ड फॉर वांट ऑफ वाउचर, द ऑडिटर शुड प्रिपेयर a list of missing voucher and ask the person concerned to obtain the same. If he does not get the vouchers within reasonable time, or if he has not offered satisfactory explanation about missing voucher, मतलब ओनर ने ढंग से बताया नहीं, he should mention the facts in his report. In several types of expenses voucher are not received, example tea and breakfast, cartage, etc. In such cases he should verify the signature of employee through whom the payment is made एंड शुड ऑल्सो सी डेट द पेमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय रेस्पॉन्सिबल पर्सन। देखिए सीधी सी बात है, छोटे छोटे होते हैं, फ्रेट का पार्ट आ गया, टी एंड ब्रेकफास्ट मतलब क्या है, रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, कन्वेंस के एक्सपेंस हो गए पेट्रोल के, तो आपने ऐसे ही चढ़ा दिया लेकिन दिखाया नहीं। कुछ पर्सनल एक्सपेंस हो गए, उससे रिलेटेड आपने चढ़ा दिया लेकिन उसका कोई रिसिप्ट का पार्ट नहीं दिखाया, बिल नहीं दिखाया, तो सामने वाला प्रॉपर्ली वाउच कर लेगा। अब ऑब्जेक्टिव ये सब सिमिलर है, सिंपल है। मैं क्या करूँगा, अगली वीडियो में आपको नॉर्मल बता दूंगा। इंपॉर्टेंस में मैंने क्या कर रखा है, 3 इंपॉर्टेंस मेन कवर कर रखे हैं, लेकिन और में भी कवर कर रखे हैं। क्यों?
क्योंकि मुझे और दूसरे भी दिख गए तो मुझे लगा कि आपको ऊपर ऊपर से हल्के पॉइंट बता देने चाहिए। लेकिन आप खुद देखिए कि वाउचिंग की एसेंस क्या होगी। आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहते हो, उसमें फ्रॉड एरर पता करना चाहते हो, उस ट्रांजैक्शन की रेलिवेंस क्या है ये पता करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला वाउचिंग क्या है, ऑडिटिंग की बैकबोन है, क्योंकि उसके थ्रू ही फ्रॉड एरर पता चल जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो अथॉरिटी ने अप्रूव किया है नहीं किया, ढंग से साइन किए नहीं किए हैं, पर्टिकुलर्स पूरे सही है नहीं है, एक्सपेंडिचर ढंग से चार्ज किए नहीं किए हैं, वो सारा पता चल जाएगा। ठीक, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ढंग से फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे नहीं किए जा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके वेरीफाई हो जाएंगे। अकाउंट्स के ट्रुथ पता चल जाएंगे, देखिए बोल रहा है एरर फ्रॉड पता चल जाएंगे, जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, जो वाउचर मिसिंग है वो पता चल जाएंगे। तो इसलिए सिंपल पार्ट है, अगली वीडियो में ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, क्योंकि आप अंदर के पॉइंट तो आराम से इसमें देख लोगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।